10 साल की उम्र में मैट्रिक किया था 2013 में। उसके बाद 12 साल की उम्र में एफएससी की। जब एमएससी में एडमिशन लिया था तब मेरी एज 15 साल थी। पहले दिन मैं जब क्लास में गया था ना, तो मेरे जो क्लास वाले था वो कहते हैं कि हम पहले दिन ये सोच रहे थे कि ये ना किसी के साथ आया, किसी लड़की का या लड़के का भाई है। तो कहते हैं कि जब 3-4 दिन गुजरे था तो हमने देखा कि रेगुलर आ रहा है। तो हमने पूछा, अब आके कहते हैं कि आप इस क्लास पे, तो जब मैंने बताया तो वो हैरान हुए। कहते हैं अल्लाह, इतनी छोटी उम्र में आप, कहते हैं इतनी छोटी उम्र में आप यहाँ पे, तो बच्चा फीडर पीता और आप ये पढ़ रहे। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अब्दुल्ला खान। नाजरीन, सर इकबाल रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मोहब्बत मुझे उन जवानों से है जो सितारों पर डालते हैं कमंद। आज उसी नौजवान से आपको मिलवाएंगे जो पाकिस्तान का यंगेस्ट पीएचडी स्कॉलर बनने जा रहे हैं, जिनका नाम फराज खालिद है और शर्कपुर शरीफ से बिलोंग करते हैं। उन्होंने कैसे ये जर्नी तय की, उनसे जानेंगे उन्हीं की स्टोरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक। अच्छा, मुझे सबसे पहले फराज बताइएगा कि पाकिस्तान के यंगेस्ट पीएचडी स्कॉलर बनने जा रहे हैं आप। मुझे बताएं किस चीज़ में पीएचडी करने जा रहे हैं और कैसे कैसे आपने डिग्रियां की, मतलब किस उम्र में थे आप मैट्रिक कर लिया? अभी तो मैं एमफिल में एडमिशन लेना, एमफिल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो 2 साल में ये कंप्लीट होगी और उसके बाद पीएचडी में दाखिला लूँगा। तो मुझे बताएं कि शुरू कैसे किया आपने, किस उम्र में मैट्रिक किया, फिर एफएससी की और कैसे कैसे आपने? 10 साल की उम्र में मैट्रिक किया था 2013 में। तो तब रूल नहीं था। बहुत लोग पूछते हैं कि रूल था, कि बोर्ड का रूल अभी भी है कि 13 साल से कम उम्र बच्चा एडमिशन नहीं ले सकता। तो वो ये था कि जो रूल था वो आया था 2012 के नवंबर-दिसंबर के महीने में। तब हमारी 9th की रजिस्ट्रेशन भी हो चुकी थी, उसके रिज़ल्ट भी आ चुका था 9th का, और 10th की डेट शीट भी आ गई थी, तो हमारे पेपर स्टार्ट होने थे। तो इस वजह से उस वक्त जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स थे उन पर ये रूल लगा ही नहीं, तो इसलिए मैट्रिक हमारी कम एज में होगा। लेकिन हाँ, हमारे मैट्रिक के बाद ना कई लोगों को पे रिस्ट्रिक्शंस लगी हैं। मेरा भाई छोटा, वो भी नहीं दाखिला भेज सका इस रिस्ट्रिक्शन की वजह वो भी इसी तरह यंगेस्ट बन रहा था। वो मेरी बहन है एक छोटी, वो यंगेस्ट थी, मेरे से भी यंगेस्ट थी, मतलब 8 साल की थी जब मैट्रिक में। 15 दिन यंगेस्ट थी मेरे से, यानी उसका रिकॉर्ड बनना था। लेकिन क्योंकि बोर्ड का रूल था, तो उस रूल की वजह से वो उसका भी दाखिला नहीं गया। तो अभी वो, तो इसका मतलब हम तो शिकार नहीं हुए, लेकिन छोटे बहन भाई शिकार हुए हैं। तो उसके बाद 12 साल की उम्र में एफएससी की। तो एफएससी में एक बार रिस्ट्रिक्शन लगी थी, लेकिन वो जाके बोर्ड सेक्रेटरी को कहा था कि आपके ही बोर्ड से हमारा दाखिला गया, आपके ये रोल नंबर है मैट्रिक का, आप चेक कर लें। अगर तो रिज़ल्ट आपने जारी नहीं किया तो आप दाखिला रोकें। आपने खुद जारी किया, आपके बोर्ड से ही ये रिज़ल्ट दाखिला हुआ है, तो आप एफएससी पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते। तो उन्होंने फिर दोबारा रिस्ट्रिक्शन ख़त्म की, और रिस्ट्रिक्शन ख़त्म करने के बाद मेरा एफएससी का दाखिला गया, और उसके बाद उसके पेपर दिए। फिर 1 साल का गैप लेके मैंने 2 साल की ग्रेजुएशन की, बीएससी, जो पंजाब यूनिवर्सिटी से होती है, जो अभी एचईसी ने ख़त्म की है अभी नई। और उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर में दाखिला लिया एमएससी में, और 2 साल में वो कंप्लीट हुई। कितनी एज में आप, तब आपकी एज कितनी थी जब एमएससी में एडमिशन लिया? जब एमएससी में एडमिशन लिया था तब मेरी एज 15 साल थी, और जब कंप्लीट किया तो 17 साल थी। आज से तकरीबन 3 महीने पहले मुझे ट्रांसक्रिप्ट मिल चुकी है। और नाज़रीन, अमूमन लोग 16 साल की उम्र में मैट्रिक करते हैं, लेकिन एमएससी इन्होंने 15 साल की उम्र में कर ली और ट्रांसक्रिप्ट भी इन्होंने ले ली। तो अच्छा, मुझे बताएं आगे आप एमफिल करने जा रहे हैं? जी, आगे एमफिल कराऊंगा, उसके बाद पीएचडी, और पीएचडी के बाद पीएचडी बाहर से करने का इरादा है। कहाँ से? मतलब जर्मनी होगा, फिर यूरोप कंट्रीज है, स्कॉलरशिप पे। किस चीज़ में पीएचडी? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। हमें शुरू में असल में पापा ने गाइडेंस दी थी इस तरह की कि हमें ये है कि कोई भी चीज़ एक बार पढ़ लेना तो वो भूलती नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर याद करना है तो उसको 1 बार 2 बार पढ़ना पड़ता है। लेकिन वो ये है कि उन्होंने हमें गाइडेंस बहुत अच्छी तरह दी कि वर्ड मीन करवाया हमें बेसिकली, हर बुक के वर्ड मीनिंग। वो इससे ये हुआ था कि इंग्लिश की लाइंस भी होती थी, वो हम खुद पढ़ते थे, हमें पता होता था इसमें लिखा क्या। कोई टीचर नहीं भी पढ़ा रहा होता था, हमें तो पता होता था कि ये लिखा है, हम वो पढ़ लेंगे, हमें ये समझ लग रही है। और इंतहाई अगर हमें किसी बात की मुश्किल होती तो वो हम पूछ लेते थे। मुझे बताएं, वालिद साहब आपके क्या करते हैं जिन्होंने आपको माशाल्लाह इतना अच्छा ट्रेंड किया है? मेरे पापा लेक्चरर हैं फिजिक्स में, वहाँ पे डिग्री कॉलेज है शरकपुर में, वहाँ पे तो फिजिक्स में। तो वो पढ़ाते थे आपको? वो उन्होंने हमें इस तरह पढ़ाया कि 8वीं तक तो हम स्कूल गए ही नहीं। 8वीं के बोर्ड के पेपर दिए थे, तो उसके बाद 9वीं में उन्होंने दाखिला दिलवा दिया। 9th के पेपर्स दिए, तो उस वक्त हमारे 9th के नंबर्स होते थे 480, तो 480 में से 417 आए 9th में। और उसके बाद फिर मैट्रिक की 1050 में से 891 मार्क्स बने। आपको पता है जितने आपके नंबर थे उतने में 2 लड़के पास हो जाते हैं। हाँ, तो हो जाते। जाती नहीं किया आपने? नहीं जाती कि खैर
उसके बाद फिर एफएससी करते गए, जैसे जैसे आ गए। एफएससी में कितने नंबर आए? एफएससी में 1100 में 871। इसमें भी 2 लड़के पास हो जाते हैं। वो तो जाते हैं, पर वो लड़कों पे है ना, लड़कियां तो रोती हैं इतने भी लेके। तो आप तो नहीं रोए? नहीं, मैं रोया तो नहीं, खैर मैं रोने वाला नहीं हूँ। अच्छा, मुझे बताएं कि आगे फिर आपने मास्टर किया, मास्टर किस ग्रेड्स में किया? माशाल्लाह पीछे से तो आप थ्रू आउट अच्छे नंबरों में पास होते आ रहे हैं। मास्टर भी हमारी यूनिवर्सिटी की ग्रेडिंग बहुत बुरी है, रिलेटिव ग्रेडिंग है। मेरे हर पेपर में मार्क्स 85 से ऊपर हैं। आप जो बंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ता होगा उसको पता है कि अगर आपके 85 मार्क्स हो ना यूनिवर्सिटी में, तो वो जीपीए 4/4 लगता है। लेकिन हमारी क्योंकि रिलेटिव ग्रेडिंग थी, तमाम बच्चों के साथ रिलेटिव मार्क्स लगते थे, तो मार्क्स मेरे 77% है, लेकिन जीपीए 3.07 आया। तो नाज़रीन, ये बच्चा है जो सबके ग्रेड खराब करता है। नहीं, ग्रेड तो ख़राब नहीं होता। ये है कि हमारा जो पाकिस्तान का एजुकेशनल सिस्टम है, इस पे मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा कि ये बहुत बुरा है। ये शुरू से हमें रट्टा सिस्टम सिखाया जाता है। आज भी देख लें, बोर्ड में काफ़ी नंबर आते हैं, 1092, 1095 नंबर आ रहे हैं मैट्रिक में, लेकिन कभी भी कोई पाकिस्तान में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क किसी ने नहीं किया। यानी कोई रिसर्च, ना हमारी यूनिवर्सिटीज़ के पास रिसर्च के लिए बाकायदा रिसोर्सेज हैं, ना रिसर्च होती है अच्छी तरह। क्या होता है, जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कोई रिसर्च अगर अच्छी की हुई है, तो उनकी रिसर्च पकड़ के वही कॉपी पेस्ट हमें करवाया जाता है, और थीसिस सबमिट हो गया, और थीसिस सबमिट हो गया तो बस आपको ग्रेड मिल गया, और ये आपकी एमएससी, ये आपका एमफिल हो गया। कभी ऐसा नहीं हुआ जब आप, यानी कि अभी 16-17 साल के आप बच्चे हैं और आप क्लास में गए एमएससी के, तो वो कहें और बच्चा कितों आ गया क्लास से? पहले दिन मैं जब क्लास में गया था ना, तो मेरे जो क्लास वाला था वो कहते हैं कि हम पहले दिन ये सोच रहे थे कि ये ना किसी के साथ आया, किसी लड़की का या लड़के का भाई है। तो कहते हैं कि जब 3-4 दिन गुजरे था, तो हमने देखा कि रेगुलर आ रहा है। तो हमने पूछा, अब आके कहते हैं कि आप इस क्लास को, तो जब मैंने बताया तो वो हैरान हुए, कहते हैं अल्लाह, इतनी छोटी उम्र में आप पढ़ रहे हो। क्या कहा उन्होंने? कहते हैं इतनी छोटी उम्र में आप यहाँ पे, तो बच्चा फीडर पीता और आप ये पढ़ रहे। तो आप फीडर लेके चले जाते थे? नहीं, मैंने फीडर पिया ही नहीं है, कभी भी नहीं पिया, छोटे होते भी नहीं पिया। मामा कहती हैं। मामा कहती है इन्होंने कभी फीडर नहीं पिया। क्लास के लड़के खैर कुछ नहीं थे कहते, क्योंकि मैं जिस रीजन से बिलोंग करता हूँ ना, हमारे घर का माहौल इस तरह से है कि मैं, मेरा बड़ा भाई, छोटे भाई ना, हम बहुत फ़नी टाइप के हैं। मतलब जुगतें इंतहा की आती हैं, तो इसीलिए क्लास में बंदे ना जुगत लगाने से पहले सोचते थे। एक लड़के को लगाई थी, वो मुझे वैसे बात कर रहा था, तो उसका कद थोड़ा सा मेरे से छोटा था, तो मैंने उसको कहा कि गोदाम में 100 बोरियां पड़ी हो ना गंदम की, तो 99 बोरियां उठा लो, तो जो आखिरी बोरी उठाओ उसके नीचे जो चूही निकलती है ना, वो इसके जैसी होती है। तो बस उस दिन के बाद उसने मुझे नहीं छेड़ा। मुझे बताओ कि माशाल्लाह आपका छोटा भाई भी काफ़ी पढ़ रहा है, आपकी बहन भी पढ़ रही हैं, वो क्या क्या कर रहे हैं? और आपने तो केमिस्ट्री के अंदर स्पेशलाइजेशन की, उनका किस में इंटरेस्ट है? बड़ा भाई एमबीबीएस कर रहा है, छोटा भाई जो है मेरे से, वो एवरेज एज में ही कर रहा है एफएससी। तो कोरोना की वजह से पिछले साल इस साल पेपर नहीं हुए, और उससे जो छोटा भाई है और छोटी बहन, वो कर रहे हैं मैट्रिक 9। यार एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट जो मैं चाहूँगा जितने भी यंगस्टर हैं वो देख रहे हैं आपको, वो जानना चाहते हैं यार आप इस तरह कैसे पढ़ लेते हो इतनी देर, और फिर याद कैसे करते हो चीज़ों को? जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक है आपकी कामयाब होने में, पढ़ने में, याद करने में, क्योंकि हमें तो समरी याद ही नहीं थी होती, तो इस वजह से, क्योंकि असी भी तुसी हैं, तो इस हवाले से मुझे बताएं कि क्या सीन है? देखें, मैंने आगे भी बात की कि हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है ये इंतहाई ख़राब है। शुरू से रट्टा सिस्टम सिखाया जाता है बच्चों को। आप इंग्लिश याद करने की कोशिश करो, नहीं याद होगा। यहाँ तक कि अगर आपने कुरान पाक कभी पढ़ा हो, तो मैं ये बात पहले इंटरव्यू में, मतलब आप कंसेप्ट क्लियर करवाना चाह रहे हैं? कंसेप्ट ये क्लियर करवाना चाहूँ कि देखें, कुरान पाक हम पढ़ते हैं, वैसे पढ़ते जाए हमें कुछ नहीं पता इसमें क्या लिखा है। इसे इंग्लिश याद करते जाए हमें कुछ नहीं पता इसमें क्या लिखा है, लेकिन जब हम कुरान पाक के मानी तर्जुमे के साथ पढ़ें, तब हमें ये पता चलता है कि कुरान पाक में लिखा क्या। इसी तरह इंग्लिश की लाइन्स को भी जब हम मानी करते हैं ना, तो हमें पता होता है इसमें लिखा क्या। वो ये होता है कि जब आप फिर पढ़ते हो ना, तो आपका दिमाग, आपके विजुअल्स आपके दिमाग तक पहुँचते हैं कि ये उर्दू में, ये जो आपकी मदर फॉर्म ऑफ वर्ब्स भी याद करें, वो हमें तो फॉर्म ऑफ वर्ब्स, टेंसेस, सब कुछ बड़ी मार पड़ती फॉर्म ऑफ वर्ब्स पे। जिनको पढ़ी है वो देख रहे होंगे। नहीं, मार तो हमें भी बहुत पड़ी है घर वालों से, पढ़ने से। हाँ, बता, साथ में क्रिकेट खेलने से इंतहा की मार पड़ी, इतना पढ़ने से आज तक नहीं पड़ी जितनी क्रिकेट खेलने से पड़ी। अच्छा, मुझे बताएं कंसेप्ट किस तरह क्लियर किया जाए? मतलब आप कहते हैं ना रट्टा ना लगाएं, समझ के पढ़ना चाहिए, तो कैसे पढ़ सकते हैं समझ के? वो ये ना हो एट द एंड फिर बंदा लिख दे समझ के पढ़ने के लिए, फादर इन नीड इज अ फादर इन डीड। ये वो पता ना आपको स्टोरी का? छोटी उम्र में सबसे पहले तो ये बात है कि
बच्चे को ना नर्सरी से वो एक तो होता है ना एक उर्दू के लफ्ज़ होते हैं अल्फ बे पे, एक तो ये होते हैं कि इनको जोड़ के भी बनाया जाता है बेलिफ बा बेलिफ बा, इस तरह के ना जोड़ के सिखाए जाते हैं। हमारे पास अपनी अकेडमी है जो मेरे पापा चला रहे थे, अभी हेड उसको मैं ही कर रहा हूँ, मैं और मेरा कज़न। आप पढ़ाते हैं उधर? मतलब कभी कभार पढ़ा लेते हैं, वैसे हेड कभी ऐसा नहीं हुआ स्टूडेंट ने मारा हो आपको, जाए तो एडा उस्ताद लगे? स्टूडेंट मारते नहीं हैं हम, मेरी उम्र के ही हैं, FFSC के हर मेरी उम्र के होते हैं, तो मैं मजाक होता है उनके साथ थोड़ा, लेकिन मजाक उड़ाते हैं, लेकिन मारा कभी नहीं किसी ने। कभी उन्होंने कहा हुआ है देखो उस्ताद? हाँ वो तो कहते रहते हैं, फिर उनकी एज का हूँ मैं, हाँ तो वो कहते रहते हैं। तो लेकिन वो ये है कि हमारी अकेडमी में भी यही तरीका लगाया जाता है और स्कूल में भी, कि बच्चों को एक तो उर्दू, सबसे पहले उर्दू सिखाई जाए जो आपकी जो मदर लैंग्वेज है, क्योंकि यही आपकी लैंग्वेज है। ये इंग्लिश जो आप जितनी मर्जी पढ़ लिख जाए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप महान इंसान बन गए। जो आपकी मदर लैंग्वेज है उससे प्यार करना चाहिए, वो सीखा। उसके बाद वो इंग्लिश के वर्ड मीन करवाए जाते हैं, वो वर्ड मीनिंग ही मेन है जो आपकी वोकेबलरी बिल्डअप करते हैं, जो आपको इंग्लिश बोलने में भी मदद देते हैं और आपको इंग्लिश समझने में भी मदद देते हैं, ताकि फिर आप अच्छा लिख सकते हैं। अच्छा लिख सकते हैं आप। यहाँ तक इसका फ़ायदा ये होता है कि आप खुद से लिख सकते हैं। मतलब आपको सिर्फ लेक्चर दिया गया ना, किसी टीचर ने दिया, तो आप उसका लेक्चर सुन के बता सकते हो कि इसके अंदर मेन सारी डिग्री आपके पास? ये डिग्रीज हैं, ये मैट्रिक की है, ये ग्रेजुएशन की है। नाज़रीन आप देखें, ये मैट्रिक की है, फिर उसके बाद ये ग्रेजुएशन की है, ये MSc की है, ये MSc की है, और बाकी FSc की ये वाली है, कौन सी वाली? ये वाली। देखें सारी डिग्रियां इनके पास इस टाइम मौजूद हैं, कोई बंदा कह नहीं सकता कि आप एम ही लगे हुए हैं। अच्छा, अगेन आप यानी कि गवर्नमेंट से चाहते हैं कि आपको स्कॉलरशिप दी जाए और अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए यूनिवर्सिटीज़ में, ताकि बच्चे मैक्सिमम अपना नाम रोशन करें। नहीं, मैं सिर्फ अपने लिए नहीं मांगूंगा, मैं ये कहूँगा कि आप गवर्नमेंट को हमारे एजुकेशनल सिस्टम पर एक बार गौर करना चाहिए कि हमारा एजुकेशनल सिस्टम किस हद तक ख़राब है। तो अगर वो मदद करना चाहें तो ठीक है, वैसे नो इशू ना करें, वो हमें कोई इशू नहीं। लेकिन ये है कि मैं सारे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स की आवाज़ बन के ये कहना चाहूँगा कि यहाँ का एजुकेशनल सिस्टम हमें ठीक करना है। बाहर एडवांस लेवल पे वो पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, और हमारे पास अभी तक हम 10-10, 15-15 साल पुरानी बुक्स पढ़ते हैं। FSc का अगर हम सिलेबस देखें ना, तो वो बुक FSc की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की आज से 15-20 साल पुरानी बुक है, जो 15 साल पहले लोगों ने भी वही पढ़ी, वही आज हम पा रहे हैं। और बाहर डिस्कवरीज हो रही है, और पाकिस्तान में कभी कभार आपको सुनने को मिलता है 100 सालों में कोई डिस्कवरी हुई हो। माशाल्लाह, अल्लाह आपको तरक्की दे और इसी तरह कामयाब होते रहें, पाकिस्तान का नाम रोशन करें। नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही, देखते रहें उर्दू पॉइंट। मैं हूं अब्दुल्ला खान, अल्लाह निगहबान।